गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज के गद्य खंड का सेकंड चैप्टर बाल गोविंद भगत। ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। और लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम चलिए थोड़ा बहुत लेखक के बारे में जान लेते हैं कि लेखक कौन थे, या फिर उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान था, या फिर उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं वो कहने को तो बिहार के एक साधारण परिवार से, ठीक है, एक ब्राह्मण भूमिहार परिवार से उनका जन्म था। लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य में ही अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि देश को स्वतंत्र कराने में भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसका मतलब अगर हम ये बोले कि सिर्फ राम वृक्ष बेनीपुरी जी एक हिंदी लेखक, एक एडिटर ही नहीं थे, बल्कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, तो ये चीज़ें गलत नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य में अनेकों रचनाएँ, जैसे कि आपका गेहूँ और गुलाब, चिता के फूल, माटी की मूर्ति, ऐसे सिर्फ रचनाएं ही नहीं लिखी और हिंदी साहित्य को मुकाम पर ही नहीं पहुंचाया, बल्कि देश को स्वतंत्र कराने में भी कई सारे आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया और कई बार उन्होंने जेल की यातनाएं भी सही। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो राम वृक्ष बेनीपुरी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और एक अच्छे हिंदी लेखक और एडिटर भी थे। तो इस तरीके से राम वृक्ष बेनीपुरी का जो व्यक्तित्व था वो बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्तित्व था। वो राजनीतिक मुद्दों में भी अपनी विचारधारा रखते थे या फिर अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे, और हिंदी साहित्य में भी अपने विचारों को वो कभी काव्य के, कभी कहानी के, कभी नाटक, कभी निबंध, कभी उपन्यास के माध्यम से वो क्या करते थे, वो लोगों के सामने रखते थे। तो इस तरीके से जो राम वृक्ष बेनीपुरी का जो व्यक्तित्व है वो बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्तित्व है। ठीक है, और उनकी जो बहुत सारी रचनाएं भी लिखी जो हम लोग अभी नहीं पढ़ा, तो उनकी बहुत सारी रचनाओं में से एक रचना है बाल गोविंद भगत। इस कहानी में, ठीक है, इस कहानी में उन्होंने एक व्यक्तित्व को दिखाया या फिर एक चरित्र को दिखाया, एक ऐसे इंसान के चरित्र को दिखाया है जो क्या है, अपने सामाजिक परंपराओं को, मनुष्यता को, लोक संस्कृति को और सामूहिक चेतनाओं का प्रतीक है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि इस कहानी में उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को दिखाया है जो सिर्फ गृहस्थ ही नहीं है बल्कि सन्यासी भी है, तो वो चीज़ें गलत नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने इस कहानी में एक व्यक्तित्व के माध्यम से उसके दो रूपों का वर्णन किया है और वो व्यक्तित्व अपने दोनों भूमिकाओं को बहुत बखूबी से निभा रहा है। इस चीज़ को भी उन्होंने अपनी कहानी में दिखाया है कि अगर हम चाहें तो हम दोनों व्यक्तित्व को आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं, यानी कि हम एक अच्छे गृहस्थ भी बन सकते हैं और हम एक सन्यासी भी बन सकते हैं। तो इस कहानी में उन्होंने बाल गोविंद भगत के माध्यम से एक ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्तित्व का वर्णन किया है जो मनुष्यता का, लोक संस्कृति का, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। और साथ ही साथ इस कहानी में उन्होंने ग्रामीण जीवन का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है, यानी कि जो ग्रामीण जीवन कैसा होता है, वहाँ के लोगों की दिनचर्या कैसी होती है, वहाँ का वातावरण कैसा होता है, उन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया है, इस कहानी में दर्शाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो ये चीज़ बता रहे हैं कि वेशभूषा या फिर अगर हम कोई अनुष्ठान करें तो उससे कोई इंसान सन्यासी नहीं होता। सन्यासी क्या होता है, इंसान मन से होता है। ठीक है, अगर हम ये क्या बोलते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन ले, कंठी माला पहन ले, तो हम सन्यासी नहीं हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर बहुत सारे लोभ या फिर किसी चीज़ को पाने की चाहत भरी रहेगी और अगर हम वेशभूषा सन्यासियों वाला रख लें तो हम सन्यासी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं कि वो गृहस्थ थे क्योंकि उनका अपना एक परिवार था, एक अपना बेटा था, एक बहू थी। ठीक है, और साथ ही साथ वो सन्यासी भी थे क्योंकि वो कबीरपंथी विचारधारा को मानते थे और कबीर के बताए गए आदर्शों पर वो चलते थे। जितना अपने जीवन में उपयोग के लिए चाहिए या जितना उनकी आवश्यकता है सिर्फ वो उतना ही ग्रहण करते थे और बाकी चीज़ों को क्या करते थे, वो दान में दे देते थे, यानी कि सामाजिक हित में लगा देते थे। तो इस तरीके से वो सामाजिक रूप से तो सन्यास गृहस्थ थे, लेकिन मानसिक रूप से या ये चीज़ बोला जाए कि अंतरात्मा से वो क्या थे, वो सन्यासी थे क्योंकि उन्हें कभी किसी चीज़ का मोह माया नहीं था। तो यहाँ पर वो यही चीज़ बता रहे हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि जिस तरीके से
वो कबीरपंथी विचारधारा को मानते थे, और जिस तरीके से जो कबीर थे वो सामाजिक रूढ़िवादिता, संकीर्ण विचारधारा, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की जो विचारधारा है उसका वो विरोध करते थे और सामाजिक समानता लाने का वो प्रयत्न करते थे। उसी तरीके से बाल गोविंद भगत का भी व्यक्तित्व उन्होंने इसमें दिखाया है कि वो भी कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे, सबको समान मानते थे। और कैसे अपनी दिनचर्या के प्रति वो क्या थे, बिल्कुल सख्त थे। वो अपना सुबह उठते थे, अपना गाना गाते थे, अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे और अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित करते थे। तो यहाँ पर वो बाल गोविंद भगत के माध्यम से यहाँ पर वो एक ऐसे व्यक्तित्व को दिखाना चाह रहे हैं जो समाज के लिए आदर्श है। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर हम इंसान चाहें तो ऐसा व्यक्तित्व अपनाकर समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं और साथ ही साथ एक समाज को आदर्श समाज बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के आप फर्स्ट पैराग्राफ को देखोगे तो उसमें उनका व्यक्तित्व कैसा था, यानी उनकी वेशभूषा कैसी थी, उस चीज़ को इसमें बताया गया। और आपके बुक में एक क्वेश्चन भी होगा कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था या उनकी वेशभूषा कैसी थी, तो ये चीज़ आपका वही आंसर ही है। तो सबसे पहले अगर हम ये चीज़ देखें कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था, तो अगर आप फर्स्ट वाला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उसमें कि वो क्या थे, उनकी उम्र 60 हो गई थी, वो लगभग मझले कद के थे, गोरे चिट्टे व्यक्तित्व थे, उनका बाल पक चुका था, बहुत कम कपड़े पहनते थे और कबीरपंथी सी टोपी पहनते थे। वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गानों को, मतलब कि जो भी कबीर के पद थे उनको ही वो गाते थे और उसी आदर्शों पर वो क्या करते थे, वो चलते थे। वो कबीर की तरह रामानंदी चंदन या फिर एक टीका लगाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जिस तरीके से कबीर का व्यक्तित्व था या कबीर की जिस तरीके से वेशभूषा थी, उसी चीज़ को क्या करते थे, वो धारण करते थे और कबीर को ही अपना वो साहब मानते थे और कबीर के बताए हुए आदर्शों पर वो चलते थे। यानी कबीर जिस तरह से समाज में संकीर्ण विचारधाराओं का विरोध करते थे, वैसे ही बाल गोविंद भगत भी क्या करते थे, समाज की छोटी या निम्न सोच है उसका वो हमेशा विरोध करते थे और सबको वो समान मानते थे। यहाँ पर वो ये भी चीज़ दिखा, यहाँ पर आप ये लाइन देखेंगे ऊपर की यहाँ पर आप एक लाइन देखेंगे उसमें साफ लिखा है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जा सकता कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वो क्या थे, बिल्कुल गृहस्थ थे। अभी हम इसके पहले हम आपसे जब एक्सप्लेन कर रहे थे इस चैप्टर के बारे में, तो मैं यही बता रही थी कि इसमें बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व को दो रूपों में बताया गया, एक तो वो गृहस्थ और दूसरा वो सन्यासी। ठीक है, यानी कि आप जब फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो क्या बोलते थे, गेरुआ वस्त्र पहनते थे, बाल पक चुका था और कबीर जैसा ही वेशभूषा रखते थे, तो इस तरीके से हम उनको गृहस्थ सन्यासी मानेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सेकेंड वाले पैराग्राफ में जब आप देखेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे कि उनका क्या था, उनका एक बेटा भी था, पतोहू भी है, उनकी पत्नी जो है उनका देहांत हो गया। तो एक सन्यासी का परिवार नहीं होता, ठीक है, और एक अगर गृहस्थ है तो वो सन्यासी नहीं होता, हमारी ऐसी सोच है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसी सोच को एक दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया और बताया है कि नहीं, अगर एक गृहस्थ भी चाहे तो अपने अंदर के मोह माया को, अपने अंदर के लालच को ख़त्म करके एक सन्यासियों जैसा व्यक्तित्व या जीवन जी सकता है। तो यहाँ पर वो यही चीज़ बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत किस तरह का व्यक्तित्व था उनका। ठीक है, वो कबीर को अपना आदर्श मानते थे, उनकी जैसी वेशभूषा और उनके आदर्शों पर चलते थे। लेकिन साथ ही साथ वो क्या थे, उनका अपना एक परिवार था, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, लेकिन उनका एक बेटा था, उनकी एक बहू थी। तो इसलिए हम उन्हें, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लाइन भी है कि उनकी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी और एक अपना अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। तो यानी कि वो गृहस्थ भी थे और सन्यासी भी थे। यही व्यक्तित्व की विशेषताओं को जो लेखक है वो इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रहा है। आप ये लाइन भी पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे लिखा क्या है, खेती बाड़ी भी करते, परिवार भी रखते थे।
बाल गोविंद भगत साधु थे और साधु की सब परिभाषाओं पे खरे उतरने वाले थे। कबीर को वो क्या करते थे, अपना साहब मानते थे। तो मैं यही चीज़ बता रही थी ना कि यहाँ पर बाल गोविंद भगत क्या थे, उनका दोनों रूप बताया गया है कि वो खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे और सन्यासियों की तरह जीवन भी व्यतीत करते थे। लेकिन साथ ही साथ क्या था, उनका एक अपना परिवार भी था। उनकी पत्नी का देहांत कब हुआ था ये तो पता नहीं, लेकिन उनका क्या था, एक अपना बेटा भी है और एक बहू भी है। तो यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या थे, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दिखाया गया है जो गृहस्थ भी है और सन्यासी भी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी चीज़ देखेंगे कि वो जो जो खेती बाड़ी करती थी, ठीक है, खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे और वो साधु भी थे लेकिन वो गृहस्थ भी थे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की एक और भी विशेषता बताई गई है कि वो सुबह सुबह मतलब उनका जो गला था वो बहुत अच्छा था और वो बहुत मधुर गाना भी गाते थे। वो यहाँ पर एक लाइन रखी गई है कि कहाँ गया, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना ही कभी किसी से खामखा कोई झगड़ा मोल लेते, कभी किसी की चीज़ को हाथ से नहीं छूते और ना ही कभी बिना पूछे उसको व्यवहार में लाते। तो यहाँ पर ये उनके व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो बताया गया है कि बाल गोविंद भगत किस तरीके से लोगों के लिए एक आदर्श थे, ठीक है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी चीज़ को छूते नहीं थे, जो कुछ भी उनकी पैदावार होती थी, ठीक है। यहाँ पर साफ लिखा है कि जो कुछ भी खेत में पैदा होता था सिर पे लाद कर क्या करते थे, उसे साहब के दरबार में ले जाते और जो उनके घर से 4 कोस दूर पे था, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ है कि जितना कबीर पंथी मठ से मतलब, ठीक है, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे वो घर लाते। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर वो क्या करते थे, वो जितना उनके जीवन में उपयोगी हो सिर्फ वो उतने को ही अपने पास रखते थे और बाकी सारी जो भी उनका अन्न होता था या जो भी उनके पास चीज़ें होती थी वो क्या करते थे, सामाजिक हित में जाकर वो लगा देते थे, वो मठों में जाकर उसको दान कराते थे ताकि वो औरों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो इस तरीके से जो उनका जो व्यक्तित्व था वो एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पर लेखक दिखाने का प्रयास कर रहा है।